2024 की सियासी बिसात पर राजनीतिक दलों ने अपने अपने दांव चलने शुरू कर दिए हैं। 38 दलों को जुटाकर बीजेपी तो 28 दलों के साथ कांग्रेस चुनावी मैदान में ताल ठोकने की तैयारी में है। बीजेड वाईएसआर जैसे दलों ने अकेले लड़ने की बात कही है। हालांकि कुछ ऐसे दल भी हैं जो गठबंधन में शामिल होने को तो आतुर थे, लेकिन उनसे न तो बीजेपी और न ही कांग्रेस ने साथ रखने में दिलचस्पी दिखाई। शुरू जनता दल सेकुलर और इनेलो के विपक्षी मोर्चे में शामिल होने की भी अटकलें लगी, लेकिन कांग्रेस के वीटो पॉलिटिकल ने इन दलों का खेल खराब कर दिया। गठबंधन में नहीं जाने पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अलग मोर्चा बनाने की बात कही है। लोकसभा चुनाव में एआईएमआईएम के 2 और एआईयूडीएफ जेडीएस के पास एक सांसद हैं। विपक्षी मोर्चे पर 10 ऐसी पार्टियां हैं जिसके पास एक भी सांसद नहीं है। एनडीए गठबंधन में ऐसे दलों की संख्या 15 के पार है। आइए जानते हैं ऐसे दलों के बारे में जो गठबंधन पॉलिटिक्स में बीजेपी कांग्रेस के लिए अछूत बन गए हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, मतलब एआईएम का। इसका मतलब होता है मुसलमानों की एकता परिषद। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्तमान में इस पार्टी के पास देश भर में 1 करोड़ से अधिक सदस्य हैं। 2008 से असदुद्दीन ओवैसी इसके अध्यक्ष हैं। यह पार्टी संवैधानिक दायरे में रहकर मुसलमानों के वेलफेयर और अधिकार की बात करती है। एआईएमआईएम शुरू से आंध्र प्रदेश की सियासत में काफी प्रभाव रहा है। एआईएमआईएम का ओवैसी के अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी का महाराष्ट्र और बिहार में भी विस्तार हुआ है। 2019 में एआईएमआईएम को 2 लोकसभा सीटों पर जीत मिली। बिहार के किशनगंज में एआईएमआईएम के उम्मीदवार तीसरे नंबर पर थे। वर्तमान में बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र विधानसभा में भी इस पार्टी के पास विधायक हैं। असदुद्दीन ओवैसी यूपी और पश्चिम बंगाल में भी जनाधार बढ़ाने की जुगत में भी हैं। इन दोनों राज्यों में मुस्लिम आबादी काफ़ी अधिक है। ओवैसी मुसलमानों के बीच काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं और उनके भाषण खूब वायरल भी होते हैं। देश में से लोकसभा की 80 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम आबादी 20% से अधिक है। बंगाल, असम, बंगाल के करीब 20 सीटों पर 50% से अधिक मुसलमान हैं। बीजेपी से दूरी बना करके चल रही एआईएमआईएम को विपक्षी मोर्चे से उम्मीद थी, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से यह संभव नहीं हो पाया। जानकारों का मानना है कि मुस्लिम मुद्दे को लेकर के मुखर रहने वाली एआईएमआईएम अगर विपक्ष के साथ आती है तो बीजेपी 80 बनाम 20 की लड़ाई बनाने की कोशिश करती है। तो एआईएमआईएम प्रमुख और उनके भाई के कई पुराने विवादित बयान मोर्चे के लिए परेशानी का कारण बन सकता था। इसलिए एआईएमआईएम को साथ लाने पर विचार नहीं किया गया। साथ ही विपक्षी मोर्चे में शामिल पार्टियों का तर्क था कि 2024 के चुनाव में मुसलमान उन्हीं को वोट देंगे जो बीजेपी को हराएगा। क्षेत्रीय पार्टियों का यह भी तर्क है कि एआईएमआईएम के पास जो वोट है वो हमारा ही है। चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के बी टीम की तरह काम कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं जनता दल सेकुलर की। बेंगलुरु में विपक्षी पार्टी की बैठक से पहले जनता दल सेकुलर के कार्यकारी अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी का एक बयान खूब सुर्खियां बटोरी। उन्होंने कहा कि हमें न तो विपक्ष ने पूछा है, न ही एनडीए से कोई न्योता है। जेडीएस एक क्षेत्रीय पार्टी है जिसका जनाधार केरल और कर्नाटक में है। इस पार्टी की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने साल 1999 में की थी। वर्तमान में इस पार्टी के पास लोकसभा में 1 सीट है। देवेगौड़ा कर्नाटक की राजनीति में कई बार किंग मेकर की भूमिका निभा चुके हैं। 1996 में जनता पार्टी की सरकार में उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। कांग्रेस कोटे से 2019 में देवेगौड़ा राज्यसभा गए थे। ओल्ड मैसूर और हैदराबाद कर्नाटक में देवेगौड़ा की मजबूत पकड़ है। 2009 के चुनाव में जेडीएस ने लोकसभा की 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 2014 में भी जेडीएस कर्नाटक की 2 सीटें बचाने में कामयाब रही थी। हाल के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जेडीएस को 13.29% वोट मिले हैं। पार्टी विधानसभा को 19 सीटें जीतने में कामयाब रही है। 1 महीना पहले कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने कहा था कि जेडीएस के साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। हालांकि दिल्ली में एनडीए मीटिंग में जेडीएस को नहीं बुलाया गया। इसके पीछे गठबंधन में बात फाइनल होने को वजह माना जा रहा है। बीजेपी इसलिए अब तक अपना नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुन पाई है। चर्चा के मुताबिक बीजेपी कर्नाटक में भी झारखंड फार्मूला लागू करना चाहती है। झारखंड में जेवीएम का विजय करा करके उसके अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को बीजेपी विधायक दल का नेता घोषित कर दिया था। बीजेपी कर्नाटक में भी यही चाह रही है। पार्टी का मानना है कि अलग अलग लड़ने से वोट ट्रांसफर में दिक्कत आएगी और जेडीएस को ज़्यादा सीटें देनी पड़ेंगी। बीजेपी जेडीएस में गठबंधन को लेकर के बातचीत होने की वजह से कांग्रेस ने भी कुमारस्वामी को न्योता नहीं दिया। कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार ने कहा कि अगर बीजेपी से लड़ने के लिए तैयार हैं तो हम इस पर सोच सकते हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे नंबर की पार्टी एआईयूडीएफ की। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट का असम में मजबूत जनाधार है। 2019 में पार्टी ने लोकसभा के 1 सीट पर जीत भी हासिल की। मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने 2005 में इसकी स्थापना की थी। 2014 के चुनाव में इस पार्टी को लोकसभा में की 3 सीटों पर जीत मिली थी। असम के मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करने के लिए जानी जाती है। असम में 40% से अधिक मुसलमान हैं। असम विधानसभा में एआईयूडीएफ के पास 16 विधायक हैं। पार्टी का 3 सीटों पर दबदबा है। इसके अलावा एआईयूडीएफ 2 से 3 सीटों पर खेल बिगाड़ने की भी क्षमता रखती है। असम में गठबंधन की शक्ति ने कांग्रेस अपने पास रखी हुई है।
2021 में कांग्रेस ने असम में महाजोट बनाया था, लेकिन उससे सफलता नहीं मिली। कांग्रेस 95 में से सिर्फ 29 सीटों पर जीत दर्ज कर पाई, वहीं 20 सीट पर लड़कर के AIUDF 16 जीत पाई थी। 2019 में AIUDF अकेले दम पर 3 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। धुबरी में अजमल ने कांग्रेस के अबू ताहिर को हराया था। कांग्रेस यहां अपने शर्तों पर गठबंधन करना चाह रही है, इसकी वजह से सीट का बंटवारा है। कांग्रेस की कोशिश है कि अधिक से अधिक मुस्लिम वोटों पर खुद चुनाव लड़ रहे, पहले की तरह ही जैसे अजमल का दावा 3 सीट पर है। अगर कांग्रेस गठबंधन करती है तो उसे 1 सीट गंवानी पड़ सकती है। कांग्रेस ने इसलिए अभी गठबंधन में अजमल की पार्टी को एंट्री नहीं दी है। चौथे नंबर पर आती इनेलो। इंडियन नेशनल लोकदल के मंच से ही नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की मुहिम की शुरुआत की थी। 25 सितंबर 2022 को देवीलाल की जयंती पर हरियाणा में कई दलों का महाजुटान हुआ था। हालांकि इनेलो के बाद न तो विपक्षी मोर्चे में न ही एनडीए से कोई न्योता आया है। इनेलो की स्थापना चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 1996 में किया था। हरियाणा के जाट वोटरों पर इस पार्टी की मजबूत पकड़ रही है। 2014 के चुनाव में इनेलो की 2 सीटों पर जीत भी हुई थी। 2019 तक हरियाणा के विधानसभा में इनेलो दूसरे नंबर की पार्टी रही। इतना ही नहीं, चौटाला का राजनीतिक संबंध नीतीश कुमार से भी बेहतर रहा है। इसके बावजूद चौटाला को विपक्षी एकता में जगह नहीं मिली है। इनेलो से टूटी दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी का बीजेपी से गठबंधन है, इसलिए इनेलो के लिए एनडीए में ज्यादा जगह नहीं है। विपक्षी एकता में इनेलो को शामिल करने को लेकर के कांग्रेस ने वीटो लगा दिया। कांग्रेस का तर्क है कि 2014 को छोड़ दिया जाए तो 2004 के बाद से इनेलो लोकसभा में सीट जीतने में असफल रही है। चौटाला परिवार के कई लोग भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता भी रह चुके हैं, ये भी इनेलो के लिए रोड़ा बन गया। और इन्हीं सब कारणों की वजह से ये 4 राजनीतिक पार्टी ऐसी हैं जिसके नाते से न तो कांग्रेस और न तो बीजेपी इनको अपने साथ गठबंधन करने में इच्छा रखती हैं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।